अदालत के गलियारे में उस दिन अजीब सी सादगी भरी खामोशी थी। सामने लकड़ी की पुरानी बेंचों पर लोग बैठे थे। कुछ आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, कुछ हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। वजह थी एक ऐसा मुकदमा जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध था। पत्नी ने अपने पति पर केस ठोक दिया था, नामर्द होने का। साथ ही उसने आधी जायदाद और तलाक की मांग रखी थी। जज साहब ने जब पहली बार फाइल खोली तो कोर्ट रूम में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इंदौर का इतना बड़ा और सम्मानित अग्रवाल परिवार इस तरह के इल्जाम में फंस सकता है। पत्नी राधिका चेहरे पर आंसू और गुस्से का मिश्रण लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में अपमान की चिंगारी साफ दिख रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा था, माय लॉर्ड, मैं ऐसे मर्द के साथ एक पल भी नहीं रह सकती जिसने मुझे औरत होने का हक नहीं दिया। मैंने अपनी जवानी के कीमती साल बर्बाद कर दिए। अब मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए और इस नकली रिश्ते से आज़ादी। सबकी निगाहें पति कार्तिक पर टिक गईं। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, चेहरा एकदम सादा, आंखों में न गुस्सा न डर, बस एक गहरी उदासी। उसकी खामोशी सबको चुभ रही थी। जब उसे बोलने का मौका मिला तो उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। माय लॉर्ड, अगर मेरी पत्नी सच में जायदाद चाहती है और सच में तलाक चाहती है तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। उसे मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, सिर्फ 3 सवाल। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसे कौन से सवाल होंगे जो एक मर्द अपनी बीवी से पूछना चाहता है। जज साहब ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, इन सवालों का इस केस से क्या वास्ता? कार्तिक ने राधिका की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इन सवालों के जवाब से ही सच सामने आएगा। अगर उसने जवाब दे दिए तो उसे जायदाद भी मिलेगी और तलाक भी, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाई तो इस मुकदमे की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। राधिका ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये कोर्ट है, कोई खेल का मैदान नहीं। लेकिन ठीक है, मैं तैयार हूं, पूछो अपने सवाल। उस पल से कोर्ट का माहौल ही बदल गया। सबके भीतर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। लोग सोचने लगे, क्या ये सवाल इनके रिश्ते का सबसे गहरा राज खोल देंगे? क्या वाकई कार्तिक के पास कोई ऐसा सच है जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा? जज साहब ने सिर हिलाते हुए अगली तारीख दे दी। ठीक है, अगली पेशी में 3 सवाल पूछे जाएंगे। उस दिन से दोनों के बीच खामोशी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। इंदौर शहर में हर गली मोहल्ले में इसी मुकदमे की चर्चा थी। कार्तिक के 3 सवाल क्या होंगे? वो इतना शांत क्यों है? और राधिका की आंखों में बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है? राधिका रातों को नींद नहीं आती थी। उसे डर सताने लगा था कि कहीं कार्तिक को उसके पुराने राज का पता तो नहीं चल गया। कहीं वो सवाल उस काले सच को सबके सामने ना खोल दे जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था। हर बीतते दिन के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कार्तिक मगर हमेशा की तरह चुप था, न गुस्सा न शिकायत, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वक्त खुद उसके पक्ष में बोलेगा। अगली तारीख की सुबह अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे। रिपोर्टर नोटबुक थामे अंदाजा लगा रहे थे कि आज कुछ बड़ा खुलासा होगा। आम लोग भी किसी सीरियल की तरह इस मुकदमे को देखने आए थे। राधिका भारी कदमों से कोर्टरूम में दाखिल हुई। चेहरा थका थका, मगर होंठों पर जबरदस्ती की सख्ती चढ़ी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगता था सबको सुनाई दे रही होंगी। उसने मन ही मन कहा, अगर सवाल आसान रहे तो मैं झट से जवाब दे दूंगी, लेकिन अगर उसने वही पूछ लिया जिसका मुझे डर है। कार्तिक पहले से मौजूद था, बेंच पर बैठा, आंखें बंद, हथेलियां आपस में जुड़ी हुईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की स्थिरता। जज साहब के आते ही सब खड़े हो गए। माहौल एकदम भारी। जज साहब ने धीरे से कहा, तो आज पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। कार्तिक, अपना पहला सवाल पूछ सकते हो। कोर्टरूम में पल भर को सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर कलम थामे आगे झुक गए। राधिका की सांसें तेज हो गईं। कार्तिक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और राधिका को देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि राधिका एक पल को सिहर उठी। उसने शांत लहजे में कहा, मेरा पहला सवाल उस रात के बारे में है राधिका। क्या तुम आज भी याद करती हो जब मैंने तुमसे उस खत के बारे में पूछा था तो तुमने झूठ क्यों बोला था? कोर्टरूम में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, कौन सा खत, कौन सा झूठ?
राधिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर गला सूख गया। जज साहब ने सख्त आवाज में कहा, श्रीमती राधिका, आपको जवाब देना होगा। राधिका ने कांपते होंठों से कहा, वो खत तो बस एक गलतफहमी थी, उसका कोई मतलब नहीं था। कार्तिक की आंखों में हल्की सी मुस्कान कौंधी। उसने सिर झुकाकर कहा, गलतफहमी? तो क्या ये भी गलतफहमी थी कि उस खत पर किसी और मर्द का नाम लिखा था? क्या ये भी गलतफहमी थी कि तुमने उसे मेरी आंखों के सामने छिपाया था? अब कोर्ट में बेकाबू सरगोशियां गूंजने लगी। जज साहब ने गुस्से में हथौड़ा ठोका। खामोशी रखें सब लोग। राधिका के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो झूठ को सच बनाने की भरसक कोशिश कर रही थी मगर उसकी आवाज कांप रही थी। माय लॉर्ड, ये सवाल व्यर्थ हैं। इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। ये मेरी निजता का मामला है। जज साहब ने ठंडी नजरों से उसे देखा। जब आपने अपने पति को नामर्द ठहराया है तो अब निजता की दुहाई नहीं दे सकती। जवाब दें। राधिका कुछ और बोलना चाहती थी मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें नम हो आई। कार्तिक चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक पुराना दर्द था, जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। कोर्ट की हवा भारी होती जा रही थी। हर कोई सोच रहा था उस खत में आखिर क्या लिखा था जो राधिका छिपा रही है। मगर सच अभी सामने नहीं आया था क्योंकि जज साहब ने अगली तारीख दे दी। अगली पेशी में दूसरा सवाल पूछा जाएगा। उस दिन जब राधिका बाहर निकली तो कैमलों की बौछार उस पर टूट पड़ी। रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, मैडम वो खत किसका था? क्या आप किसी और से रिश्ता रखती थी? क्या कार्तिक सच में आपको बेनकाब करने जा रहे हैं? राधिका ने आंखें नीची कर लीं और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, अगर उसने दूसरा सवाल पूछ लिया तो क्या मैं तब भी बच पाऊंगी? दूसरी पेशी का दिन आते आते इंदौर में इस मुकदमे की चर्चा और तेज हो चुकी थी। अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पति के 3 सवाल, पत्नी की खामोशी। चाय की टपरी से लेकर दफ्तर तक हर जगह इसी की बात हो रही थी। कोर्ट रूम उस दिन और भी भरा हुआ था। हर चेहरा जिज्ञासा से चमक रहा था। राधिका अपने वकील के साथ आई मगर उसकी चाल पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे भीतर कोई डर उसे खा रहा हो। कार्तिक हमेशा की तरह शांत बैठा था, आंखें बंद, जैसे वो हर शब्द पहले से तय कर चुका हो। जज साहब के आते ही माहौल भारी हो गया। कार्तिक, आज दूसरा सवाल पूछ सकते हो। पूरा कोर्ट एकदम खामोश। हर किसी को लगा कि आज शायद कोई बड़ा राज खुल जाएगा। कार्तिक ने धीरे से आंखें खोलीं और राधिका की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी पैनी थी कि राधिका की सांसें अटक गईं। फिर वो उठा और ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरा दूसरा सवाल उस रात के बारे में है जब तुमने घर देर से आने की वजह बताई थी। क्या तुम आज भी वही वजह सच मानती हो? राधिका का दिल जैसे मुंह को आ गया। उसकी आंखों में डर की परछाई दौड़ गई। कोर्ट में बैठे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जज साहब ने गंभीर आवाज में कहा, श्रीमती राधिका, जवाब दे। अदालत में झूठ बोलना आपको और मुश्किल में डाल सकता है। राधिका ने होंठ खोले मगर आवाज टूटी फूटी निकली। मैंने उस वक्त जो बताया था वही सच था। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस रात तुम्हें उस होटल से निकलते नहीं देखा था? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें सच को नहीं पहचान सकती? ये सुनते ही कोर्ट में सनसनी फैल गई। लोग अब और बेचैन हो गए। हवा में सवाल तैरने लगे। वो रात कौन सी थी? होटल में किससे मिलने गई थी? राधिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर आवाज फट गई। माय लॉर्ड, ये सवाल मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए, इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। जज साहब ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। आपने अपने पति पर नामर्दी का इल्जाम लगाया है। अब उसके सवालों का जवाब देना आपका फर्ज है। राधिका चुप हो गई। उसकी खामोशी ही पूरे कोर्ट के लिए नया रहस्य बन गई। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि उस रात का सच शायद इस मुकदमे का रुख बदल देगा। कार्तिक ने कुछ और नहीं कहा। वो अपनी सीट पर लौट गया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि वक्त उसका साथ दे रहा है। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। अगली पेशी में तीसरा और आखिरी सवाल पूछा जाएगा। बाहर निकलते लोग फुसफुसा रहे थे, पहले 2 सवालों ने ही पत्नी को इतना हिला दिया, आखिरी सवाल तो जरूर कोई बड़ा राज खोलेगा।
राधिका गाड़ी में बैठते वक्त तक कांप रही थी। उसके भीतर डर और गहरा चुका था। मन में बार बार एक ही ख्याल, अगर उसने वो तीसरा सवाल पूछ लिया तो क्या मैं चुप रह भी पाऊंगी? तीसरी पेशी का दिन पूरे इंदौर के लिए जैसे कोई बड़ा तमाशा बन चुका था। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थीं। आज तीसरा सवाल, क्या टूटेगा रिश्ता या खुलेगा कोई काला सच? चाय की दुकानों से लेकर मोहल्लों तक सिर्फ इसी मुकदमे की बात थी। कोर्टरूम इस बार और भी ज्यादा भरा था। कई बड़े वकील, रिपोर्टर, दूर दराज से आए लोग सब देखना चाहते थे कि आखिर इस रिश्ते का सच क्या है। राधिका ने उस दिन गहरी मरून साड़ी पहनी थी। मेकअप से चेहरा ढका था, मगर आंखों के नीचे काले घेरे और डर छिप नहीं रहा था। उसके मन में बस एक सवाल, क्या आज वो मुझे सबके सामने तोड़ देगा? कार्तिक हमेशा की तरह शांत था। उसकी आंखों में वही ठंडी दृढ़ता थी। वो बीचों बीच बैठा था, जैसे किसी बड़े तूफान का सामना करने आया हो। जज साहब आए और माहौल भारी हो गया। कार्तिक, अब अपना तीसरा और अंतिम सवाल पूछने का वक्त है। याद रहे, इस सवाल का जवाब इस मुकदमे का रुख तय कर सकता है। सबकी आंखें कार्तिक पर जमी थीं। हर दिल की धड़कन तेज थी। रिपोर्टर कलम थामे थे, कैमरे चालू। कार्तिक धीरे धीरे उठा। उसने लंबी सांस ली और राधिका की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि राधिका ने अनायास सिर झुका लिया। फिर उसकी आवाज गूंजे, मेरा तीसरा सवाल उस वादे के बारे में है राधिका। क्या तुम्हें आज भी याद है वो वादा जो तुमने शादी के 7वें दिन किया था? और क्या तुम आज भी कहोगी कि वो वादा सिर्फ मजबूरी थी? पूरा कोर्ट हिल गया। लोग समझ नहीं पाए कि शादी का 7वां दिन कौन सा था और वो वादा क्या था। राधिका का चेहरा खूनहीन हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में सिर्फ कार्तिक की आवाज गूंज रही थी, 7वें दिन का वादा। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें कौंध गईं, मगर उसने फटाक से खुद को संभाला। जज साहब ने गंभीर लहजे में कहा, श्रीमती राधिका, जवाब दें। राधिका ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, गला रुंध गया था। माय लॉर्ड, वो वादा, वो सिर्फ एक मजबूरी थी, उसका कोई मतलब नहीं था। कार्तिक की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, मजबूरी या फिर एक ऐसा सच जिसे तुम आज तक दबाए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि उस वादे को तोड़ने का असर मुझ पर क्या पड़ा होगा? कोर्ट में हर कोई हैरान था। लोग अपनी सीटों से आगे झुकाए। हर कोई जानना चाहता था कि 7वें दिन आखिर क्या हुआ था। कौन सा वादा था जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी? राधिका के होठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। जज साहब ने हथौड़ा बजाकर शांति कायम की। अदालत को इन 3 सवालों और उनके जवाबों पर विचार करने के लिए वक्त चाहिए। अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट में हलचल बढ़ गई। लोग बाहर निकलते हुए फुसफुसा रहे थे। पहला सवाल खत का, दूसरा उस रात का, तीसरा 7वें दिन के वादे का। इन तीनों में आखिर क्या राज छिपा है? राधिका जब बाहर निकली तो भीड़ ने घेर लिया। कैमरे चमक रहे थे। कोई चिल्लाया, मैडम, 7वें दिन आपने कौन सा वादा किया था? क्या आप सच में कुछ छिपा रही हैं? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। मगर खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था, जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। कार्तिक वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा स्थिर था, मगर आंखों में गहरा दर्द तैर रहा था, जैसे वो भी इस खेल को और लंबा खींचना चाहता हो। और अब पूरा इंदौर उस अगले दिन का इंतजार कर रहा था, जब अदालत इन 3 सवालों के पीछे छिपे सच पर फैसला सुनाएगी। मगर अभी तक किसी को नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी बाकी है। अगली पेशी का दिन मानो पूरे इंदौर के लिए किसी अनजाने डर का दिन बन चुका था। अखबारों में सुर्खियां थीं, कार्तिक के 3 सवाल, आज खुलेगा सबसे बड़ा राज। अदालत के बाहर भीड़ इतनी थी कि पुलिस को लाठीचार्ज की नौबत आ गई। लोग दीवारों पर चढ़कर झांक रहे थे। मीडिया वाले लाइव कर रहे थे। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर उस खत, उस रात और 7वें दिन के वादे में क्या छिपा है। कोर्टरूम के अंदर हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था।
राधिका उस दिन काले रंग की साड़ी में थी। चेहरा मेकअप से ढका था, मगर आंखों के नीचे काले घेरे और डर साफ झलक रहा था। उसकी उंगलियां आपस में बुरी तरह उलझी हुई थीं। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे कोई उसे बचा लेने आएगा। कार्तिक पहले से बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जोड़े हुए। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, मगर आज उस शांति में कुछ और था, जैसे कोई अंतिम फैसले का इंतजार। तभी दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ एक नया चेहरा, लंबा कद, सफेद कुर्ता पायजामा, हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग। उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वो सीधा जज के सामने गया, हाथ जोड़े और बोला, माय लॉर्ड, मेरा नाम रोहित है। मैं इस मुकदमे से सीधे जुड़ा हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहता हूँ जो इन 3 सवालों की पूरी गुत्थी सुलझा देंगे। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। राधिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो फुसफुसाई, ये यहाँ कैसे? कार्तिक ने पहली बार आंखें खोली और रोहित को गौर से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये आदमी एक दिन जरूर आएगा। जज साहब ने भौहें चढ़ाईं। रोहित जी, आप अचानक इस मुकदमे में क्यों आए हैं? आपका इनसे क्या रिश्ता है? रोहित ने शांत लहजे में कहा, माय लॉर्ड, मैं उस खत का गवाह हूँ, मैं उस रात का गवाह हूँ, और मैं 7वें दिन के उस वादे का गवाह हूँ। अगर अदालत मुझे सुने तो शायद इस रिश्ते का सारा सच सामने आ जाए। कोर्ट में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये रोहित कौन है? क्या यही वो शख्स है जिसका नाम खत पर लिखा था? क्या आज सच में सब खुल जाएगा? राधिका ने अचानक चीख कर कहा, माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। ये आदमी मुझे फंसाने आया है। इसका इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। कार्तिक बस चुपचाप रोहित को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अब खेल खत्म होने वाला है। जज साहब ने सख्ती से कहा, अदालत में हर गवाह की बात सुनी जाएगी। रोहित जी, आप अपना बयान अगली पेशी में दे सकते हैं। अभी अदालत 3 सवालों और उनके जवाबों पर विचार कर रही है। कोर्ट का माहौल और भारी हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित सच का गवाह है या कोई नया मोहरा। राधिका के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर रोहित ने सबके सामने वो राज खोल दिया तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। कार्तिक ने बस आंखें झुका ली, मगर उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। जज साहब ने हथौड़ा बजाकर पेशी स्थगित कर दी। अगली तारीख पर रोहित जी का बयान दर्ज होगा बिब्लियोटेक। तब तक अदालत कोई टिप्पणी नहीं करेगी। लोग बाहर निकलते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे, रोहित कौन है? क्या यही खत, रात और 7वें दिन के वादे का राज जानता है, या फिर कोई नया खेल शुरू हो गया है? राधिका गाड़ी में बैठते वक्त तक कांप रही थी। उसके भीतर डर 2 गुना हो चुका था। कार्तिक अदालत की सीढ़ियों पर खड़ा रहा, आसमान की ओर देखता हुआ। उसकी मुस्कान अब और साफ थी, जैसे वो कह रहा हो, अब वक्त बहुत कम बचा है, सच आने ही वाला है। और अब इस मुकदमे की गुत्थी और उलझ चुकी थी। सच का पर्दा अभी भी लटका हुआ था, मगर हवा में बेचैनी 4 गुना हो चुकी थी। हर कोई अगले दिन का इंतजार कर रहा था, जब रोहित अपना मुंह खोलेगा। अगली पेशी का दिन आया तो इंदौर में सुबह से ही कोहरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। लोग घरों से निकलते हुए एक दूसरे को देखकर भी चुप रहते, मानो सबकी सांसें थमी हुई हों। अखबार वाले भी आज चिल्ला नहीं रहे थे, सिर्फ एक हेडलाइन थी, आज रोहित बोलेगा या चुप रहेगा। कोर्ट के बाहर पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। फिर भी भीड़ ऐसी थी कि बैरिकेड हिल रहे थे। कोई झंडे लहरा रहा था, कोई तख्ती लिए खड़ा था। सच बोल रोहित, राधिका बेकसूर है, कार्तिक झूठा है। अंदर कोर्टरूम में ताला खुलते ही सन्नाटा हो गया। राधिका आज सफेद साड़ी में थी। हाथ में कोई पर्स नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, सिर्फ मंगलसूत्र। उसका चेहरा ऐसा था जैसे रात भर रोई हो, आंखें सूजी हुई, होंठ कटे हुए। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन आज कोई नहीं आया। कार्तिक वहीं जगह पर बैठा था। आज उसने सफेद कुर्ता पहना था, हाथ में एक पुराना रुद्राक्ष की माला थी, जिसे वो धीरे धीरे फेर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा इतना शांत कि लग रहा था वो किसी और दुनिया में है। तभी दरवाज़ा खुला। रोहित अंदर आया। आज उसने काला कोट पहना हुआ था, हाथ में वही पुराना चमड़े का बैग, लेकिन चाल में कुछ बदला हुआ था। कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ उतार रहा हो। वो सीधा गवाह बॉक्स में खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, रोहित जी, आप अपना बयान शुरू कीजिए। रोहित ने एक गहरी सांस ली,
फिर उसने बैग खोला, बाहर निकाला एक मोटा सा लिफाफा। उस पर लाल स्याही से लिखा था 7वां दिन। पूरे कोर्ट में सांसें रुक गईं। रोहित ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, ये वही खत है जिसकी बात कार्तिक ने की थी। ये वही खत है जो राधिका ने मुझे 7 साल पहले लिखा था। राधिका ने अचानक चीख मारी, झूठ है, ये सब झूठ है, मैंने कोई खत नहीं लिखा। उसकी आवाज फट गई। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वकील ने उसे जोर से बैठा दिया। रोहित ने खत कोर्ट की मेज पर रख दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और बोला, इसमें वो रिकॉर्डिंग है उस रात की जब राधिका ने मुझे फोन किया था, जब उसने कहा था, रोहित, अगर मैंने वो कर दिया तो तुम 7वें दिन चले आना। चाहे मैं मना करूं, चाहे दुनिया मुझे बेकसूर कहे, तुम आना और सच बोलना। कोर्ट में मरघट सा सन्नाटा छा गया। राधिका का चेहरा अब कागज जैसा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून निकलने वाला था। रोहित ने मुड़कर राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द था। वो धीरे से बोला, तूने कहा था ना 7वां दिन हमारा वादा है। आज 7वां दिन है राधिका। फिर उसने जज साहब की ओर देखा और कहा, माय लॉर्ड, मैं तैयार हूं। जो भी सवाल पूछना हो पूछ लीजिए। मैं आज सब बता दूंगा, क्योंकि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। कार्तिक ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान नहीं थी। अब वो बस चुपचाप रोहित को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया कि तुम आ गए। राधिका का सिर झुक गया। उसके कंधे कांपने लगे। वो फुसफुसाई, मैं हार गई। जज साहब ने गहरी सांस ली और हथौड़ा टेबल पर रख दिया। बोले, रोहित जी, आपका बयान शुरू कीजिए। अदालत आपको पूरा समय देगी। बाहर भीड़ चीखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हवा में एक बात साफ थी, आज सच का पर्दा फटने वाला था, और जब फटेगा तो कोई नहीं बचेगा, न राधिका, न कार्तिक, न रोहित। सच की आग में सब जलने वाले थे। कोर्टरूम के अंदर अब सांस तक लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। पंखे की चरमराहट भी बंद हो गई थी, जैसे वो भी सुनना चाहता हो। रोहित ने गवाह बॉक्स में खड़े होकर आंखें बंद कीं, फिर खोलीं और पहला शब्द बोला, राधिका और मैं कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरे कोर्ट में हलचल हुई। राधिका ने सिर नहीं उठाया, बस कंधे और तेज कांपने लगे। रोहित ने जारी रखा, 7 साल पहले की बात है। हम शादी करने वाले थे, सब तय हो चुका था, कार्ड छप गए थे। लेकिन राधिका को एक दिन पता चला कि मैंने उसके भाई को मार दिया था। कोर्ट में हाहाकार मच गया। लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। राधिका ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। वो चीखी, झूठ बोल रहा है ये, मेरा भाई एक्सीडेंट में मरा था। रोहित ने शांत स्वर में कहा, नहीं राधिका, एक्सीडेंट नहीं था, मैंने ही उसे मारा था, क्योंकि उसने मुझे और तेरी बहन को साथ देख लिया था। उसने कहा था कि वो हमारी शादी नहीं होने देगा। उसी रात मैंने उसे धक्का दे दिया था, नीचे से, सीढ़ियों से। राधिका की सांसें फटने लगीं। उसका चेहरा विकृत हो गया। वो चीखी, चुप हो जा तू, चुप हो जा। रोहित ने जज की ओर देखा और कहा, मैंने वो हत्या की थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन राधिका को सब पता था। उसने मुझे बचाया था, उसने झूठी गवाही दी थी। फिर उसने लिफाफे से एक पुराना फोटो निकाला। 2 लोग एक दूसरे के गले लगे हुए, राधिका और रोहित, और पीछे की दीवार पर कैलेंडर था। तारीख साफ दिख रही थी। उसके ठीक 7 दिन बाद राधिका के भाई की मौत हुई थी। रोहित ने कहा, उसके बाद राधिका ने मुझसे कहा था, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुझे पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी उतनी ही गुनहगार हूं जितना तू। फिर उसने मुझे एक खत लिखा। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई और आए, अगर मैं शादी करूं, अगर मैं खुश होने की कोशिश करूं, तो तू 7वें दिन आना और मुझे बर्बाद कर देना, जैसे मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की थी। रोहित ने वो खत जज के सामने रख दिया। हस्तलेख साफ था, राधिका का। फिर उसने पेन ड्राइव आगे बढ़ाई और बोला, ये उस रात की रिकॉर्डिंग है जब राधिका ने कार्तिक से शादी की थी। शादी के ठीक 6वें दिन उसने मुझे फ़ोन किया था, रोते हुए कहा था, रोहित, मैं बहुत खुश हूँ, कार्तिक बहुत अच्छा है, मैं पहली बार सुकून में हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दे,
मुझे भूल जा। मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसने खुद ही आखिरी लाइन कही थी, नहीं, तू 7वें दिन आना, वादा है, चाहे मैं मना करूं, तू आना और मुझे याद दिलाना कि मैं किसकी हूं। राधिका अब चुप थी, उसके होठ बंद थे, आंखें सूनी, वो बस खाली नजरों से रोहित को देख रही थी। रोहित ने आखिरी बार कहा, मैं आज 7वें दिन आया हूं, नफरत से नहीं, प्यार से भी नहीं, बस एक वादे को पूरा करने, क्योंकि राधिका ने खुद कहा था, अगर मैं कभी सच भूल जाऊं तो तू मुझे सच याद दिला देना। फिर वो चुप हो गया। कोर्ट में मरघट सन्नाटा था। कार्तिक ने धीरे से सिर झुकाया, उसके गाल पर एक आंसू लुढ़का। वो फुसफुसाया, मैं जानता था कोई ना कोई तो आएगा। राधिका ने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। नहीं चीखी, नहीं मना किया, बस रोई, जैसे 7 साल का सारा बोझ एक साथ टूट पड़ा हो। जज साहब ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, केस क्लोज्ड। राधिका शर्मा अब गिरफ्तार हैं, सबूत छुपाने और झूठी गवाही देने के जुर्म में, और रोहित आप भी, हत्या के केस में। रोहित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, मैं तैयार हूं माय लॉर्ड। आखिर 7वां दिन तो पूरा हो गया। पुलिस आगे बढ़ी, दोनों को हथकड़ी लगाई गई। राधिका और रोहित एक दूसरे के बगल में जैसे 7 साल पहले खड़े थे, बस अब हाथों में हथकड़ी थी और आंखों में सिर्फ खालीपन। कार्तिक उठा, अदालत की सीढ़ियां उतरा। बाहर बारिश होने लगी थी। वो भीगता हुआ चला गया। किसी ने नहीं रोका, क्योंकि अब कोई सवाल नहीं बचा था। शहर में खबर फैल गई, सच बोल दिया गया, दोनों बर्बाद हो गए और कार्तिक आज़ाद है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कार्तिक की आंखों में आज़ादी नहीं, एक खालीपन था, जैसे कोई जीत तो गया हो मगर सब कुछ हार कर। और उस दिन के बाद इंदौर में कोई भी 7वां दिन कहकर वादा नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कुछ वादे पूरे होते ही जिंदगी खत्म कर देते हैं। कोर्ट की इमारत खाली हो चुकी थी। बाहर बारिश रुक गई थी, पर सड़कें अभी भी गीली थीं। हवा में एक अजीब सी सौंधी बदबू थी, जैसे बहुत दिनों का जमा हुआ सच आखिरकार जलकर राख बन गया हो। कार्तिक अकेला अदालत की सीढ़ियों पर बैठा था। सफ़ेद कुर्ता बारिश में भीगकर चिपक गया था। उसके हाथ में वही रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन अब वो फेरना बंद कर चुका था। माला टूटी हुई थी, एक एक दाना जमीन पर बिखरा पड़ा था। तभी उसके सामने एक छतरी दिखी। किसी ने छतरी उसके ऊपर तान दी। कार्तिक ने सिर उठाया। सामने खड़ी थी राधिका। हथकड़ी अभी भी लगी हुई थी। 2 महिला कांस्टेबल पीछे खड़ी थी, पर राधिका ने हाथ जोड़कर उनसे कहा था, बस 2 मिनट, आखिरी बार। कार्तिक ने उसे देखा। राधिका का चेहरा अब मेकअप से नहीं, आंसुओं से धुल चुका था। बाल बिखरे हुए, साड़ी मैली, पर आंखों में वही पुरानी राधिका थी जिसे वो कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पिलाया करता था। राधिका ने धीरे से कहा, कार्तिक, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया था, फिर भी तूने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, माफ कर दे। कार्तिक चुप रहा, बस देखता रहा। राधिका ने कांपते हाथ से अपनी मंगलसूत्र निकाली। वो टूट चुकी थी। उसने वो कार्तिक के हाथ में रख दी और बोली, ये तेरी ही नहीं थी, मैंने सिर्फ एक नाटक किया था ताकि रोहित का सच दब जाए। तू मेरे लिए सिर्फ ढाल था, मगर तूने मुझे अपना पूरा घर दे दिया। कार्तिक ने मंगलसूत्र को हाथ में लिया, फिर धीरे से जमीन पर रख दिया और बोला, राधिका, मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि तुझे बचाऊं, मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं सचमुच तुझसे प्यार करता था। पर प्यार भी तो एक सज़ा होती है ना, जो इंसान को सच तक ले जाती है। राधिका की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर गला रुंध गया। तभी पीछे से रोहित को लाया गया। उसके हाथों में भी हथकड़ी थी। वो कार्तिक के सामने रुका। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक खाली खाली सा दर्द। रोहित ने धीरे से कहा, कार्तिक, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, फिर भी तूने मेरे लिए 7 साल की सज़ा काटी। मैंने एक इंसान मारा था, तूने एक जिंदा लाश बनकर जिया। शायद तेरी सज़ा मेरी से भी बड़ी थी। कार्तिक ने सिर्फ सिर हिलाया, फिर उठा और रोहित के कंधे पर हाथ रखा। बोला, चल, अब दोनों की सज़ा शुरू होती है। तू जेल में, मैं बाहर, दोनों आजीवन। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। वो कार्तिक के पैरों पर गिरना चाहती थी, पर कांस्टेबल ने पकड़ लिया। कार्तिक पीछे मुड़ा,
अदालत की सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ उसका शरीर हल्का होता जा रहा था, जैसे 7 साल का बोझ आखिरकार उतर गया हो। नीचे सड़क पर एक पुराना स्कूटर खड़ा था। उसके पास खड़ी थी एक औरत, साधारण सी साड़ी, हाथ में एक छोटा सा बच्चा और गोद में दूसरा। वो कार्तिक को देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, चलो घर चलें, आज पहली बार सचमुच घर चलें। कार्तिक ने बच्चे को गोद में लिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। पीछे राधिका और रोहित को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, दोनों एक ही सीट पर, एक दूसरे से सटकर, जैसे 7 साल पहले बस में बैठते थे। बस अब खिड़की के बाहर बारिश नहीं, अंदर आंसुओं की बाढ़ थी। गाड़ी चली इंदौर की सड़कों पर और धीरे धीरे कोहरा फिर छा गया। शहर ने सांस ली और भूल गया। पर कहीं दूर एक छोटे से घर में एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी पापा आज इतना क्यों रो रहे हैं? माँ ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, क्योंकि आज पापा ने सच को गले लगाया है, और सच हमेशा दुख देता है पर सुकून भी देता है। उस रात इंदौर में कोई 7वां दिन नहीं मनाया गया, कोई वादा नहीं किया गया, क्योंकि सब जानते थे कुछ सच बोल दिए जाते हैं तो जिंदगी बच जाती है, और कुछ सच चुप रह जाते हैं तो जिंदगी बन जाती है। कार्तिक ने चुना चुप रहना और जीना। बाकी सब अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गए, जो अदालत की फाइलों में बंद हो गईं और 3 लोगों के सीने में सदा के लिए जिंदा। कोई नहीं जानता कि उस रात कार्तिक कहाँ गया था। स्कूटर की हेडलाइट बंद थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, पर इस बार तेज नहीं, बस हल्की हल्की बूंदें, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। वो शहर के बाहर वाली पुरानी रेलवे लाइन पर पहुंचा, जहां 7 साल पहले उसने राधिका को पहली बार आई लव यू कहा था। पटरियों पर अब घास उगाई थी, ट्रेनें सालों से नहीं आई थीं। बस एक पुराना सिग्नल का खंबा था, जिसकी लाल बत्ती अब भी टिमटिमाती रहती थी, जैसे कोई भूतिया आंख छपक रही हो। कार्तिक ने स्कूटर रोका, पैदल चलने लगा। हाथ में वही टूटी हुई रुद्राक्ष की माला थी। हर कदम के साथ एक दाना जमीन पर गिर रहा था, जैसे 7 साल के सारे मंत्र एक एक करके छूट रहे हों। वो उस जगह पहुंचा जहां कभी बेंच हुआ करती थी, अब सिर्फ लोहे का कंकाल बचा था। कार्तिक उस पर बैठ गया और पहली बार जोर से रोया। ऐसा रोया जैसे 7 साल का सारा दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। उसकी आवाज बारिश में घुलती गई। कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि उस रात इंदौर सो चुका था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। कार्तिक ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस हवा थी, और हवा में खुशबू, राधिका की पुरानी परफ्यूम की खुशबू, वही जो वो कॉलेज के दिनों में लगाया करती थी। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली और फुसफुसाया, तू यहां भी आ गई? हवा ने जवाब दिया। एक पत्ती उसके गाल पर लगी और दूर कहीं घंटी बजी, पुराने रेलवे स्टेशन की घंटी। 7 बार, जैसे कोई 7वां दिन फिर से शुरू हो रहा हो। कार्तिक उठा, उसने टूटी माला को जमीन पर छोड़ दिया और चल पड़ा। पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि अब पीछे कुछ बचा ही नहीं था। सुबह हुई तो इंदौर ने एक नई खबर सुनी कि कार्तिक शर्मा शहर छोड़कर चला गया है। किसी को कुछ नहीं बताया, बस उसका घर खाली मिला और दरवाजे पर एक कागज चिपका था। उस कागज पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। मैंने सच को जीतने दिया, अब सच मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए मैं जा रहा हूं जहां कोई 7वां दिन न हो। कार्तिक। लोगों ने अवाहें बनाई। कोई बोला हिमालय चला गया, कोई बोला समुद्र में कूद गया, कोई बोला राधिका के साथ फिर मिल गया। पर सच कोई नहीं जानता। बस एक बात सच थी, उसके बाद इंदौर में कोई भी 7वें दिन मिलते हैं नहीं कहता। लोग अब सिर्फ कल मिलते हैं कहते हैं, क्योंकि 7वां दिन एक शहर की सबसे डरावनी याद बन चुका था। और कहीं बहुत दूर एक छोटी सी रेलवे लाइन पर हर रात ठीक 12 बजे एक लाल सिग्नल की बत्ती टिमटिमाती है 7 बार, फिर बंद हो जाती है। लोग कहते हैं वहां कोई बैठता है सफेद कुर्ते में, अकेला, और जब ट्रेन गुजरने की आवाज आती है तो वो मुस्कुराता है और फुसफुसाता है, अब कोई वादा नहीं,
अब कोई 7वां दिन नहीं, बस सुकून है। और हवा उसकी आवाज को ले जाती है इंदौर तक, जहां अब भी तभी कभी रात के सन्नाटे में कोई औरत रोती हुई सुनाई देती है और कोई मर्द चुपचाप उसके नाम की माला जपता रहता है। बाकी सब खत्म हो चुका है, या शायद बस शुरू हुआ है। कहानी खत्म नहीं होती, वो तो बस चुप हो जाती है। इंदौर अब पूरी तरह सो चुका था। सड़कें खाली, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बारिश के पानी में टूटकर बिखर रही थी। कहीं दूर एक कुत्ता भौंकता था, फिर चुप हो जाता, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अब कुछ कहने को बचा नहीं। उस पुरानी रेलवे लाइन पर लाल सिग्नल की बत्ती ठीक 12:07 पर 7वीं बार टिमटिमाई, फिर हमेशा के लिए बुझ गई। उसके साथ ही हवा भी थम गई, पत्तियां रुक गईं, बारिश की बूंदें हवा में लटकती रह गईं, जैसे वक्त ने एक पल को सांस रोक ली हो। कार्तिक वहीं बैठा था। सफ़ेद कुर्ता अब पूरी तरह भीगकर उसका शरीर बन चुका था। उसके होठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वो कोई मंत्र नहीं जप रहा था, वो बस एक नाम ले रहा था, धीरे धीरे, बार बार, राधिका, राधिका, राधिका। फिर उसने आंखें खोलीं और सामने देखा। सामने खड़ी थी राधिका, वही काले रंग की साड़ी, वही लाल बिंदी, बाल खुले हुए, होठों पर वही पुरानी मुस्कान, जैसे 7 साल पहले कॉलेज के गेट पर खड़ी होती थी। हाथ में 2 चाय के ग्लास, एक कार्तिक के लिए, एक अपने लिए। कार्तिक ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंसू पहले आ गए। वो धीरे से बोला, तू सच में आ गई? राधिका ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे उसके पास आई, उसके बगल में बैठ गई। उसका कंधा छुआ, ठंडा था, पर कार्तिक को गर्मी लगी, जैसे 7 साल बाद कोई अपना छू रहा हो। राधिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, 7वां दिन हमारा है। मैंने वादा तोड़ा नहीं, बस थोड़ा देर कर दी। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार हंसा। ऐसा हंसा जैसे कॉलेज के दिनों में हंसा करता था, जब राधिका उससे झूठ बोलती थी कि आज कैंटीन में समोसे खत्म हो गए, और फिर जेब से 2 समोसे निकालकर उसका मुंह दबा देती थी। वो बोला, अब क्या होगा? राधिका ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और दूर की ओर देखा, जहां रेल की पटरियां खत्म हो रही थी, जहां अंधेरा शुरू हो रहा था। वहां एक हल्की सी रोशनी थी, सफेद, शांत, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। राधिका बोली, अब चलना होगा, जहां कोई 7वां दिन नहीं होता, जहां कोई वादा नहीं तोड़ना पड़ता, जहां न रोहित आएगा, न जज, न हथकड़ी, बस तू और मैं, जैसे पहले थे, जैसे कभी होने वाले थे। कार्तिक ने सिर हिलाया, फिर उठा। राधिका ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों चल पड़े, पटरियों के बीचों बीच। बारिश फिर शुरू हो गई, पर अब बूंदें उनके ऊपर से गुजर रही थी, जैसे छूती ही नहीं थी। पीछे उनकी परछाइयां धीरे धीरे छोटी होती गई, फिर लुप्त हो गई। सुबह हुई तो रेलवे लाइन पर सिर्फ एक चीज मिली, एक टूटी हुई रुद्राक्ष की माला, और उसके ठीक बीच में एक लाल सिंदूर की डिब्बी, खुली हुई, खाली। रेलवे के चपरासी ने उसे उठाया, देखा, फिर फेंक दिया। बोला, किसी पागल प्रेमी की निशानी होगी। पर उस दिन के बाद उस रेलवे लाइन पर लाल सिग्नल की बत्ती फिर कभी नहीं जली। न 7 बार, न 1 बार। वो हमेशा के लिए बुझी रही। और इंदौर में लोग अब भी कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में दूर कहीं 2 लोगों की हंसी सुनाई देती है, एक लड़के की, एक लड़की की, जैसे कोई चाय पी रहा हो और कोई समोसा खिला रहा हो। फिर हंसी धीरे धीरे दूर चली जाती है और हवा में बस एक खुशबू रह जाती है, पुराने परफ्यूम की, और एक आवाज जो फुसफुसाती है, अब कोई 7वां दिन नहीं, अब कोई इंतजार नहीं, अब बस
हम हैं।